हिचकोले हैं। वीएन झा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है वीएन झा सर, एक तो ये 8वीं बार ऐसा हुआ कि फेल्योर सामने आया। हालांकि आगे सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया जाए ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन 2 हिस्सों में बढ़ जाना, बूस्टर नीचे रह जाना, जो शिप है उसे ऊपर चले जाना, फिर वहां जाकर 4 इंजन जो है फेल हो जाना, कैसे देखें? क्या कहीं चूक हो रही है, क्या कहीं कमी हो रही है? जी रचना जी, जैसे भी त्यागी जी बता रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि R&D में किसी चीज़ को हम लोग फेलियर नहीं कहते हैं। एक सेटबैक होता है जहाँ पे कि आपको लर्निंग प्रोसेस मिलती है, और लर्निंग प्रोसेस भी इस तरह की कि जो हमने डिज़ाइन किया था, जो हमने ऑप्शंस दिए थे, जो वहाँ पे लॉजिक हमने फीड किया था, अ, वो काम नहीं किया। तो उसके ऑल्टरनेट में क्या क्या है, और वहीं पे हमें बहुत सारी और जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं साइंटिस्ट को डिज़ाइन में, वो चीज़ हम लागू करते हैं। ये यूजुअल R&D प्रक्रिया है। इसरो ने भी फेस किया होगा इसको। हम लोग DRDO में हैं, DRDO में भी हम लोग इसको फेस करते रहते थे। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन लगातार 8वां जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल ना होना, इसमें कहीं न कहीं डिज़ाइन रिव्यू उनको करना पड़ेगा। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक आर्टिकल भी इस पे लिखा था कि ये जो स्टारशिप है, मैसिव है, ह्यूज है, और इसका प्लानिंग उन्होंने की है मून पे जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए। और जो इतना इतना मतलब इतना लंबा जो जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये हमेशा काफी ऊपर होता है, और इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होती है। अभी तो कहीं लैंडिंग का प्रोसेस आया ही नहीं है। ये जो आज जो आपने दिखाया हुआ है अभी, ये मेरे ख्याल से 146 किलोमीटर तक ये ऊपर में गया हुआ है, जबकि इसके इंजन शटडाउन हुए। और इंजन जब शटडाउन शुरू हुए तो इसका एटीट्यूड कंट्रोल जो था वो मैल फंक्शनिंग था, और वहीं पे इसने स्पिन में ये इंटर किया, और फिर उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और किसी भी शिप में, किसी भी रॉकेट में हम लोग एक प्रोविजन मैंडेटरी डालते हैं। जब भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है उसका वो मोड ऑन करते हैं कि पूरा का पूरा रॉकेट कहीं ऐसी जगह में नहीं जाके गिर जाए जहाँ पे कि इनहैबिटेशन हो, जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठान हो। तो इसलिए उसको धरती पे गिरने से पहले ही उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। हाँ। और जब उस हाइट से जब ये फिर से नीचे आता है, जब री एंट्री होती है, तो उस समय में इसके जितने सारे वो जो डिस्ट्रॉयड पीसेस हैं वो चलने के चांसेस हैं कि वो जल जाएगा। लेकिन इस स्टारशिप में क्या होता है कि देखिए, आपने सुना होगा जब भी स्पेस से कोई सैटेलाइट री एंट्री होती है, वापस धरती की तरफ में आती है, तो वो जल जाती है। आपने सुना होगा कोई भी चीज जो स्पेस से आती है वो जल जाती है, लेकिन उसका एक ऑप्शन होता है कि उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट को जब ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो इसका लगभग 27,000 किलोमीटर या 28,000 किलोमीटर उसकी वेलोसिटी होती है पर आवर। और इसी तरह से उस वेलोसिटी पे जब चीजें और नीचे आती है तो उसको वेलोसिटी और बढ़ती है। तो उतने वेलोसिटी पे कोई भी चीज जो 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 एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा वो जल जाएगा। लेकिन स्टारशिप में ऐसा नहीं था। इसने अधिक से अधिक अपना, मेरे ख्याल से 20,000 किलोमीटर जो था वो वेलोसिटी लिया था। उसके बाद वेलोसिटी गिरता गया, इसका डिस्ट्रक्शन हुआ। और ठीक है। उसके बाद भी लास्ट नाइट हमने सुना था हाँ। कि बहुत सारे अलर्ट जारी किए गए थे कि ये कहाँ गिरेगा, हाँ। इंडियन ओशन में गिरेगा या किसी इनहैबिटेड एरिया पे गिरेगा। लेकिन सब कुछ बच गया, किसी इनहैबिटेड एरिया पे नहीं गिरा। मेरे ख्याल से साउथ पैसिफिक में जाके गिरा था ये। तो ये जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हाँ। तो हाँ। ये ऐसा होता है। तमाम लेकिन सावधानियां बरती जाती हैं, और अभी तक ये जो फेल्योर मिल रहा है, जाहिर सी बात है आगे जो वैज्ञानिक हैं इस पर भी बात करेंगे और ये रीज़न भी तलाशे जाएंगे। और जैसा आप दोनों का ही कहना है कि सक्सेसफुल होने के लिए इससे पहले इस तरह के हिचकोले मिलते हैं, और स्पेस एक्स मिशन को एक बार फिर से झटका लगा है, एलॉन मस्क के लिए झटका। बहुत शुक्रिया आपका BK त्यागी सर, VN झा सर, साथ में इंडिया न्यूज़ के जुड़ने